बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 9 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 10 मुलाहिज़ा फरमाएं। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम स्टोरीज मिलती रहा करें और साथ ही वीडियोस को लाइक किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मुझे पूरी तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन इतना पता चला है कि जिस्म के अंदरूनी आज़ा गायब हैं। यह भी एक अंदरनाक इंकशाफ था कि किसी ने आदिल को कत्ल ही नहीं किया था, उसके आज़ा भी निकाल लिए थे। ऐसा तो शदीद दुश्मनी में किया जाता है। इसकी किससे दुश्मनी थी? मैंने सर थाम लिया। हुमैरा परेशान हो गई थी। प्लीज़ आप टेंशन ना लें, पुलिस मामले को देख रही है। शादाब साहब आए हुए हैं। मैं शादाब से मिलना चाहता हूं, मैंने कहा। 1 मिनट में किसी को भेजकर बताती हूं कि आप उठ गए हैं, हुमैरा ने कहा और कमरे से निकल गई। ये प्राइवेट लेकिन आम कमरा था। यकीनन बेहोशी के बाद में आर्जी तौर पर यहाँ लाया गया था। तकरीबन 10 मिनट बाद हुमैरा शादाब के साथ अंदर आई। शादाब ने मेरा हाथ थाम लिया। अब कैसे हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन आदिल, उसके बारे में रास्ते में बात होगी। उसने मेरी बात काट कर कहा, तुम मेरे घर चल रहे हो? उसने हुमैरा की तरफ देखा। डॉक्टर, क्या यह घर जा सकता है? श्योर, उसने कहा। ही इज ऑल राइट। अमजद साहब मौजूद हैं? मैंने पूछा। हुमैरा ने कहा, पापा चले गए, लेकिन हम आपसे मिलने आएंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अपनों का शुक्रिया अदा नहीं किया जाता है। उसने यूँ कहा कि मैं एक लम्हे के लिए उसे देखता रह गया, फिर शादाब के साथ बाहर आ गया। यकीनन शादाब ने तमाम ज़रूरी मालूमात हासिल कर ली थी। इसकी कार बदस्तूर अस्पताल की पार्किंग में थी और इसमें मेरा सामान भी था। उसने ड्राइविंग सीट संभाली और कार निकाल कर बाहर ले आया। वो खामोश था। मैंने पूछा, आदिल के साथ क्या हुआ है? ये आर्गन पायरेसी का केस है, उसने जवाब दिया। बाकायदा ऑपरेट करके इसका दिल, जिगर, गुर्दे और फेफड़े निकाले गए हैं। तुम्हारा मतलब है ये कोई दुश्मनी का चक्कर नहीं है? नहीं, डॉक्टर एहतिशाम ने पोस्टमार्टम किया है और ये उनकी रिपोर्ट है। सिर्फ यही नहीं, उसकी आंखें भी निकाल ली गई हैं। मुझे लगा जैसे मेरा दिल टूट रहा है। किसी ने जुल्म की इंतहा कर दी थी। आदिल कड़ियल जवान था, उसकी सेहत बहुत अच्छी थी, शायद इसीलिए वो निशाना बना था। मैंने खुद पर काबू पाते हुए पूछा, मुजरिमों का कुछ पता चला? नहीं, लाश मुगलपुरा के साथ सड़क से मिली। सुबह झाड़ू लगाने के लिए आने वाले खाकरूब ने दरियाफ्त की और उसी ने पुलिस को इतला दी। मैंने तमाम थानों में आदिल के बारे में बता दिया था, इसलिए मुझे फौरी इतला मिल गई। मैं मौका पर पहुंचा था और तमाम शहादतें जमा की, मगर ऐसा लग रहा है उसे वहां टाला गया था। जाहिर है यह काम कहीं और हुआ था। लाश को अस्पताल पहुंचाकर और फौरी पोस्टमार्टम का कहकर मैं तुम्हें लेने आ गया। शादाब ने कहते हुए मेरे शाने पर हाथ रखा। सैफ, मुझे तुम्हारे इस नुकसान का बेहद अफसोस है। मैंने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। एक डॉक्टर की हैसियत से मौत मेरे लिए अजनबी नहीं थी। आम अफराद के बरक्स मैं आए दिन लोगों को मरते देखता था और फिर उनकी लाशें देखता, मगर आदिल मेरा भाई था और एक ही भाई था। उसकी मौत पर मुझे सही मानों में एहसास हुआ कि यह किस कदर दुख देने वाली बात है। माँ जी की मौत तिब्बी थी, इसी तरह अब्बा जी कैंसर का शिकार हुए, मगर आदिल के साथ जो हुआ वो कहीं ज्यादा दुख देने वाला था। वो जवान था और उसे कत्ल किया गया था। ये काम करने वाले उसके नहीं बल्कि इंसानियत के दुश्मन थे, जो सिर्फ आज़ा की खातिर एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। मैं आपसे पहले इस बारे में अखबारात में पढ़ता रहा था। इत्तिफाक की बात है, चंद दिन पहले इंटरनेट पर एक पाकिस्तानी अखबार का इस बारे में एतारिया पड़ा था, जिसमें इंकशाफ किया गया था कि आज़ा फरोशी का कारोबार न सिर्फ बहुत ज्यादा मुनज़्ज़म हो गया था और पूरे मुल्क में बेशुमार गिरोह ये काम कर रहे थे। ये लोग सिर्फ मजबूर लोगों से इनके आज़ा ही नहीं खरीदते थे, बल्कि लोगों को मारकर इनके आज़ा हासिल कर लेते थे, फिर इन्हें भारी दामों जरूरतमंदों को फरोख्त करते थे। आदिल किसी ऐसे ही गिरोह का निशाना बना था। मैंने शादाब से इस बारे में पूछा तो उसने कहा, पुलिस के पास इस बारे में बहुत कम रिपोर्ट आती हैं। अगर किसी के साथ ऐसी वारदात हो तो वो इसे हादसा समझता है, इस वजह से FIR भी नहीं कटवाई जाती है। यह सरीहन कत्ल है और पुलिस या रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी तफ्तीश करे। बनती तो है, लेकिन पुलिस का रवैया भी आम लोगों से मिलता जुलता है। वो इसे ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं। शायद इसी वजह से यह घरौना जुर्म यहाँ फल फूल रहा है। मैंने तल्ख लहजे में कहा, शायद कोई बड़ा आदमी या इसके खानदान का फर्द इस जुर्म का शिकार हो तो फिर उसे अहमियत दी जाएगी। ये काम करने वाले बहुत होशियार हैं। वो चुनकर ऐसे अफराद को मुंतखब करते हैं जो निचले तबके से हों, ज्यादा पढ़े लिखे ना हों और उनका पस मंजर भी मामूली सा हो, यानी इनके गायब होने या मारे जाने पर ज्यादा शोर शराबा ना हो सके। शादाब ने कहा और गाड़ी मॉडल टाउन की तरफ मोड़ दी। शादाब खानदानी राइस था।
लाहौर के पास ही उसके खानदान की जरी जमीनें थीं और उन्होंने पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन के बिजनेस में भी हाथ डाला हुआ था। पुलिस की मुलाजमत उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसके खानदान की जरूरत थी। यही वजह थी कि उसने MBBS के बाद सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया और पुलिस में आ गया। वो तकरीबन मेरा हम उम्र था, मगर वो 2 बार का शादीशुदा था। एक बीवी हवेली में थी जो खानदानी थी और उसी की औलाद शादाब के बाद उसकी असल वारिस होती। दूसरी शादी उसने यहीं एक गरीब लड़की से की थी। मैंने रूबीना की तस्वीर देखी थी, वो बहुत हसीन थी, इसलिए शादाब ने उससे शादी की थी। खुद शादाब किसी कदर सांवले रंग का मगर तीखे नकूश वाला मर्द था। पुलिस की वर्दी में उसका वर्जिशी जिस्म नुमाया था। कुछ देर बाद उसने कैनाल के घर के सामने गाड़ी रोकी तो गेट पर मौजूद मुसल्ला पुलिसमैन ने गाड़ी में झांक कर देखा और फिर इशारे से डिक्की खोलने को कहा। शादाब ने डिक्की खोली, उसने इत्मीनान किया, फिर मेरी तरफ आया। शादाब ने शीशा नीचे कर दिया। उसने मुझसे मुहज्जब लहजा में कहा, आइडेंटिटी प्लीज। मैंने शादाब की तरफ देखा, ये क्या है? सिक्योरिटी प्रोसीजर, इसे अपना ID कार्ड दिखा दो। मैंने ID कार्ड दिखाया तो उसने मुतमईन होकर सर हिलाया और गेट खोलने का इशारा किया। लोहे का यह भारी गेट मशीनी तरीके से सिरक कर खुलता था। इसका वजन इतना ज्यादा था कि इसके नीचे पहिए लगे हुए थे। शादाब कार अंदर ले गया। पिछले कुछ अरसे से आला पुलिस अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए मुझे ये सिक्योरिटी दी गई है। यानी जिनका काम दूसरों को सिक्योरिटी देना है वो आजकल खुद सिक्योरिटी के मोहताज हैं। ऐसा हमेशा से होता है, उसने कहा। हम इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं और पुलिस फ्रंट लाइन पर है, मगर सिक्योरिटी हमेशा ऊपर वालों को मिलती है, जबकि मारे जाने वाले हमेशा गरीब होते हैं। ऐसा नहीं है, अब ऊपर वालों की शामत आ गई है, उसने कहा और नीचे उतर गया। अंदर से एक मुलाजिम आया था। शादाब ने उसे मेरे सामान के बारे में हदायत थी और मुझे लेकर अंदर आ गया। लाउंज में रूबीना चंद महीने के बच्चे को गोद में लिए हमारी मुंतजिर थी। उसे मेरी आमद की इतला मिल गई थी। उसने सबसे पहले ताज़ियत की। शादाब आपके बारे में अक्सर बताते रहते हैं और मुझे आपसे मिलने का इश्तियाक था, मगर पहली मुलाकात ऐसे मौका पर हो रही है। साहब भाई आदिल का सुनकर बहुत ही अफसोस हुआ है। शुक्रिया भाभी, मैंने आहिस्ता से कहा, बस अल्लाह की मर्जी थी। शादाब ने रूबीना से कहा, सैफ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, अभी डिनर में वक्त है, मैं रिफ्रेशमेंट लगवा रही हूँ। रूबीना ने जल्दी से कहा, अब फ्रेश होकर आ जाएं। शादाब मुझे एक कमरे में ले आया। मैंने उसे कहा, यार तुम जहमत कर रहे हो, मैं किसी होटल में रुक जाऊंगा। बको मत, उसने बेतकल्लुफी से कहा। हम पुराने दोस्त हैं, ठीक है, बहुत गहरी दोस्ती नहीं, मगर तुम इन चंद लड़कों में से थे जिनसे मैं बात करता था। यह दोस्त था शादाब, मगरूर और बददिमाग मशहूर था। मैं हिचकिचाया, ठीक है यार, दोस्ती अपनी जगह और मैंने इसी वजह से तुमसे कहा था, मगर यह दूसरा मामला है। अभी मुझे अपने भाई की आखिरी रसूमात भी देखनी है। यार दोस्त ऐसे ही वक्त तो काम आते हैं, उसने कहा। ऐसा करो, नहा लो और फ्रेश हो जाओ, आगे मराहिल सख्त हैं, इनके लिए खुद को तैयार करो। वो ठीक कह रहा था, आगे मराहिल सख्त थे। मुलाजिम मेरा सामान लेकर आ गया था। उसने इस्त्री का पूछा तो मैंने एक शलवार कुर्ता निकाल कर उसे दिया। वाशरूम में शावर के नीचे खड़ा हुआ तो जब्त का बंधन टूट गए। पानी के साथ आंसू से भी नहाया। अब तक मुझे रोने का मौका नहीं मिला था और अंदर ही अंदर घुट रहा था। अब मौका मिला तो दिल का बोझ आंसुओं के साथ बह निकला था और जब मैं बाहर आया तो किसी कदर हल्का था। मैं चेंज करके मुलाजिम के रहनुमाई में बाहर आया। रूबीना ने लान में चाय के साथ खासा एहतमाम किया हुआ था। मैंने पहली बार उसके बच्चे को देखा और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खुद गोद में आ गया। वो बहुत प्यारा सा बच्चा था। मैंने कहा, शुक्र है ये शादाब पर नहीं गया, आप पर गया है। वो शर्माई, हाँ लेकिन शादाब से नकुश मिलते हैं और आंखें तो बिल्कुल उनकी जैसी हैं। मैंने उसे प्यार करके वापस दे दिया। बच्चों से मुझे कभी एक हद से ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी, बस इन्हें देख लिया और प्यार कर लिया। इसी असना में शादाब भी लिबास बदल कर और नहा धोकर आ गया था। मौसम गर्म था मगर लान में फूल पौधों की खुनकी की वजह से अच्छा लग रहा था। फिर बारिश भी हुई थी, इसलिए गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त नहीं थी। मैंने सिर्फ चाय का कहा था मगर वो दोनों मियाँ बीवी इसरार करके खिलाते रहे। इस दौरान में शादाब ने कोई बात नहीं की थी। मैंने सुबह त्यारे में बराए नाम सा नाश्ता किया था और उसके बाद से अब खाया था। रिफ्रेशमेंट के बाद रूबीना माजरत करके उठ गई कि उसे डिनर की तैयारी देखनी थी। यहाँ कई मुलाजिम थे, 2 पुलिस गार्ड के साथ शादाब का जाती चौकीदार भी था। एक मुलाजिम अंदर के कामों के लिए मखसूस था और एक मुलाजमा थी जो खाना बनाती थी। दूसरे कामों के लिए मुलाजमाएं आती और चली जाती थी। वाहिद काम जो रूबीना खुद करती थी वो अपने बेटे की देखभाल थी। रूबीना के जाने के बाद शादाब ने कहा, बाड़ी आज रिलीज कर दी जाएगी। अमजद साहब कह रहे थे कि आदिल का जनाजा उनके घर से उठेगा, मगर मैंने कहा कि दोस्त होने के नाते यह मेरा हक है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता, अब बता करना क्या है। मेरा ख्याल है कल ज़ोहर का वक्त मुनासिब रहेगा। मैं चाहता हूँ कि उसे अब्बा जी के करीब ही दफन करूँ। वैसे भी वो अब्बा जी के ज्यादा करीब था।
उसने मेरे छाने पर हाथ रखा। सब हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। आपने सारे जानने वालों को इत्तला कर दो। यहाँ कोई जानने वाला नहीं है सिवाय तुम्हारे। आदिल के दोस्त बहुत हैं, मगर मेरे पास सिर्फ रहीम का नंबर है। इससे नंबर ले लो या फिर उसे कह दो कि वो बाकी दोस्तों को भी इत्तला करते। मैंने ऐसा ही किया। रहीम ने यकीन दिलाया कि वो आदिल के सब दोस्तों, यूनिवर्सिटी फेलोज को इत्तला कर देगा। वो सब कल उसके जनाजे में शरीक होंगे। मैंने कॉल बंद की थी कि बेल बजी। एक अजनबी नंबर था, मगर मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ हुमैरा थी। अब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। तदफीन कब है? कल जोहर में है, यहीं शादाब के घर से। पापा ने कहा था कि ये सब हमारे यहाँ से हो। वो माजिद का दोस्त था और हमारे लिए माजिद जैसा ही था, मगर शादाब साहब नहीं माने। कोई बात नहीं, असल चीज़ उसकी मगफिरत की दुआ है और तदफीन में शिरकत है। इस मौका पर मुझे पता चला कि अच्छा दोस्त क्या होता है। शादाब से मेरी दोस्ती बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर उस मुश्किल मौका पर जिगरी दोस्तों की तरह मेरे काम आया था। इसने कब्र की जगह से लेकर कफन और दूसरे तमाम इंतजामात कर लिए थे। मुझे उसने कुछ करने नहीं दिया था। आदिल को हम सुबह अस्पताल से ले आए थे और उसे गर्मी से बचाने के लिए एसी रूम में रखा था। फिर जोहर के वक्त उसे मकामी मस्जिद में ले गए। जोहर के बाद उसका जनाजा पड़ा गया और उसे मयानी साहब में अप्पा जी के साथ वाली जगह सुपुर्द खाक कर दिया गया। कब्र पर मिट्टी डाल दी गई थी और उससे बाकायदा कब्र की सूरत देकर इस पर पानी छिड़का गया। शादाब ने फूलों का बंदोबस्त भी किया था, वो डाले और मैंने महकते गुलाबों तले आदिल की कब्र पर हाथ रखा तो एक बार फिर मेरा जब्त जवाब दे गया। इस वक्त किसी ने मुझे नहीं रोका था और अच्छा किया जो नहीं रोका, वरना मेरा दम घुट जाता। बहुत देर रोने के बाद मेरे आंसू थमे तो मैंने देखा वहां सिर्फ शादाब और आदिल के चंद दोस्त और अमजद साहब थे। बाकी सब जा चुके थे। मैंने कहा प्लीज मुझे कुछ देर के लिए यहां अकेला छोड़ दिया जाए। ओके, मैं बाहर मौजूद हूं, शादाब ने कहा और बाकी सब के साथ वहां से चला गया। मैंने कब्र की नम मिट्टी उठाई। कुछ अरसे बाद आदिल भी इसी तरह मिट्टी में मिल जाता। मैंने उसके बारे में क्या क्या सोचा था। वो तालीम हासिल करेगा, फिर मैं इसकी और अपनी एक साथ शादी करूंगा। मुल्क में या मुल्क से बाहर हम दोनों भाई साथ रहेंगे। हमारा और कोई रिश्तेदार नहीं था। माँ और बाप की तरफ से होने वाले रिश्तों से महरूम थे, लेकिन हमारी औलाद को यह महरूमी नहीं होगी। सब नहीं, मगर उनको कुछ रिश्ते मिलेंगे। मगर यह ख्वाब भी आदिल के साथ मिट्टी में मिल गया था। मेरी औलाद को मेरी तरफ से कोई रिश्ता नहीं मिलेगा, वो भी मेरी तरह इस महरूमी से गुजरेगी। मैंने हिम्मत करके आदिल की लाश देखी थी। पोस्टमार्टम के अलावा भी उसके जिस्म पर सर्जरी के निशानात थे। डॉक्टर एहतिशाम ने दुरुस्त कहा था, बाकायदा सर्जरी से उसके जिस्मानी आज़ाद निकाले गए थे और यह काम किसी माहिर सर्जन का हो सकता था, क्योंकि सर्जरी के दौरान और बाद में जरा सी बेएहतियाती से आज़ाद ज़ाया हो जाते। अब मुझे इन लोगों का ख्याल आ रहा था जिन्होंने आदिल को जिंदगी और उसके जिस्म के हिस्सों से महरूम किया था। जैसे जैसे मैं सोचता जा रहा था, मेरा खून रगों में गर्म होता जा रहा था। इन्होंने मुझसे मेरा भाई नहीं छीना था, इसके वजूद के हिस्से भी चुरा लिए थे। वो काबिल मुआफी नहीं थे। मैंने उसकी कब्र पर हाथ रखा और खुद से अहद किया कि मैं इन दरिंदों को तलाश करूंगा और इन्हें कानून के सामने लाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए सारी उम्र इनको ढूंढना पड़े। मैं तलाश करूंगा, मरते दम तक सरगर्दा रहूंगा। ये अहद करके मेरे अंदर ठहराव और सुकून आ गया था। मुझे एक राह नजर आ गई थी और इस पर चलकर मुझे मंजिल पर पहुंचना था। मुझे आदिल के कातिलों को तलाश करना था। वो इसी दुनिया में थे, कभी ना कभी जरूर मेरे सामने आते। मैं कमरे में था। आज आदिल की तदफीन का दूसरा दिन था। मैं हॉस्पिटल गया। वहां आदिल के कपड़े, उसकी किताबें और दूसरी चीजें थीं। कपड़ों और किताबों के लिए मैंने इसी वक्त फैसला कर लिया कि ये मुस्तहिक लोगों में बांट दिए जाएं। बाकी अशिया, जिसमें उसका लैपटॉप भी शामिल था, मैं एक बैग में डालकर साथ ले आया था। आदिल के साथ उसका मोबाइल भी गायब था और वो लाश के साथ नहीं मिला था। कुछ देर घर में ठहरने के बाद मैं शादाब की तरफ आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने बुलंद आवाज से कहा, आ जाओ। मेरा ख्याल था कि शादाब का मुलाजिम बिशारत होगा, मगर इसकी जगह हुमैरा को अंदर आते देखकर मैं हैरान हुआ था। मैं जल्दी से उठ बैठा। आप? पहली बात तो ये कि सैफ, आपको क्या हो गया है? मैं कब से आप हो गई? इस तरह अजनबियों की तरह बात न किया करें। मैं आपकी हुमैरा हूँ। पापा मुझे हुमा कहते हैं, आप भी हुमा कह सकते हैं। उसका लहजा बेतकल्लुफाना था। अब तक मैंने उसे सादा से हुलिये में देखा था, मगर आज लग रहा था कि वो खास तौर से तैयार होकर आई है। हल्के मेकअप के साथ उसने बाल खुले छोड़े हुए थे जो उसके शानों पर सरसरा रहे थे। फिरोजी रंग के खुले पांचों वाले ट्राउजर पर ऑफ वाइट कुर्ता उस पर जच रहा था। वो बहुत अच्छी लग रही थी। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, और दूसरी, मैं आपको लेने आई हूँ। मुझे लेने? मैंने समझने की कोशिश की। क्यों? कहाँ ले जाओगी? बस ले जाओगी। उसने अपने चेहरे पर आते बाल झटके। आप सिर्फ हाँ या नहीं में जवाब दे सकते, कहाँ और क्यों जैसे सवालात नहीं कर सकते। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर पूछा, अच्छा एक सवाल कर सकता हूँ?
हाँ, वो बाहर जाने के बारे में ना हो। तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्या सब वो अनजान बनी? यही जो तुमने किया, अस्पताल में मेरा ख्याल रखा और अब मुझे बाहर ले जाने आई हो। शायद तुम चाहती हो कि मेरा दिल बहले और मैं दुख के माहौल से बाहर आऊं। ऐसी ही बात है, उसने आहिस्ता से कहा। जहां तक इसका ताल्लुक है कि क्यों कर रही हूं, तो आदिल से मेरा भी एक ताल्लुक था। वो मेरे भाई का सबसे करीबी दोस्त था। सिर्फ इस नाते कर रही हो ना? आप चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, उसने कहा और दरवाजे की तरफ इशारा किया। चले। उसकी छोटी सी कार पोर्च में खड़ी थी। रुबीना सामने नहीं थी, इसलिए मैंने बिशारत को बता दिया कि मैं बाहर जा रहा हूं। वो बेगम साहिबा और साहब को बता दे। मैंने गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए पूछा, इसमें आते कैसे हैं? फोल्ड होकर? वो मुस्कुराई। आप आ जाएं, ये इतनी छोटी नहीं है, अंदर खासी गुंजाइश है। ओके, मैं कोशिश करता हूं, लेकिन फंस गया तो निकालेगा कौन? मैं निकाल लूंगी। मैं आराम से अंदर आ गया। सचमुच ये अंदर से इतनी भी छोटी नहीं है, खासी गुंजाइश रखी है इसे डिजाइन करने वालों ने। उसने कार बाहर निकाली। पापा नहीं मान रहे थे, मैंने जिद करके ली। क्यों नहीं मान रहे थे? मैंने कहा। कार में उसके कुछ ज्यादा ही पास बैठना पड़ा था। उसके वजूद से उठती भीनी सी खुशबू मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। उसने शीशे बंद कर रखे थे क्योंकि एसी ऑन था। पापा कह रहे थे कि किसी हादसे की सूरत में इसमें प्रोटेक्शन कम है। शायद वो छोटी जिसामत की वजह से कह रहे होंगे। हाँ, पापा बड़ी और मजबूत गाड़ियों के कायल हैं। माजिद के इंतकाल के बाद वो मेरे मामले में बहुत हिसास हो गए हैं, मगर मेरा दिल इस पर आ गया था, इसलिए मैंने हर सूरत लेने का फैसला किया। पूरे 1 साल पापा की मिन्नत समाजत की, तब कहीं जाकर इजाजत मिली। अब इसी में हॉस्टल आती जाती हूँ। मगर इस दिन तो तुम करोला में आई थी। जी, वो पापा की गाड़ी थी या वर्कशॉप में थी? उसकी बात के जवाब में मैंने इस बात में सर हिला दिया। तुम जानती हो आदिल के साथ क्या हुआ था? उसने सर हिलाया। मुझे उसी दिन पता चल गया था। डॉक्टर एहतिशाम मेरे अंकल भी हैं। ओह, क्या उनसे मुलाकात हो सकती है? मैंने सोच कर कहा। मैं इनसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, अभी वो क्लिनिक पर होंगे, वहीं चलते हैं। उसने गाड़ी गार्डन टाउन की एक सड़क पर मोड़ थी। डॉक्टर एहतिशाम का क्लिनिक गार्डन टाउन के इलाके में था और खासा खूबसूरत था। बाहर से क्लिनिक के दरो दीवार फूल पौधों और बेलों से सजे हुए थे। हम अंदर आए और इस्तकबालिया पर हुमैरा ने अपना तारुफ कराते हुए डॉक्टर एहतिशाम से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर वहां मौजूद लड़की ने इनकार कर दिया। सॉरी, आप अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं मिल सकती हैं। हुमैरा ने उसे घूरा और मोबाइल निकालते हुए एक तरफ चली गई। वो यकीनन डॉक्टर एहतिशाम को कॉल कर रही थी। नतीजे में 1 मिनट बाद एक स्मार्ट से लड़के ने बाहर आकर हमसे नाम पूछे और हमें अंदर ले गया। यह सर्जरी क्लिनिक था, इसलिए यहाँ मरीजों की आमदोरफ्त बहुत कम थी। इसके एक हिस्से में ऑपरेशन रूम भी था। पीछे से ये पूरा बंगला था और दरअसल ये डॉक्टर एहतिशाम की रहाइश भी थी। वो तकरीबन 60 साल के गोल मासूम चेहरे वाले शख्स थे। वो गर्मजोशी से मिले और हुमैरा से कहा, सिली गर्ल, तुम्हें इसी वक्त आना था? डॉक्टर साहब, आप मसरूफ हैं तो हम बाद में आ जाएंगे, मैंने जल्दी से कहा। बिल्कुल नहीं, हुमैरा बोली, हम इसी वक्त बात करेंगे। आखिर अंकल होने का कोई फायदा तो हो।